आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले इतराफे जुर्म। जी हां, मुन्ने मुनीब ने आज एक ऐसा इतराफे जुर्म किया जिसके बाद उन्होंने बड़े हाजी साहब मतलब के जनरल बाजवा, उनके बाद आने वाले हाजी साहब मतलब के जनरल आसिम मुनीर और छोटे हाजी साहब मतलब के डीजी आईएसपीआर, उनके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। मुन्ने मुनीब ने टेलीविजन के ऊपर यह एतराफ किया कि इमरान खान की हुकूमत बनने के चंद महीनों के बाद ही हमें यह बताया गया कि इन पर पड़ जाओ। जी हां, उन्होंने कहा कि हमें खुला छोड़ दिया गया कि इमरान खान की हुकूमत पर पड़ जाओ और हम पड़ गए। मुन्ने मुनीब के अल्फाज थे कि मैं जाती तौर पर आपको बताता हूं, इमरान खान की हुकूमत के पहले ही साल अहम मनसब पर बैठे लोगों ने कहा था कि यह बहुत नालायक है, इन पर खुलकर तनकीद करें क्योंकि डोंट लेट द डर्ट कम टू अस, ये अल्फाज थे। उसने अल्फाज भी कोट करके बताए कि ये मट्टी, ये गंद हम पर नहीं आना चाहिए, इसलिए इन पर पड़ जाओ। आज मुन्ने मुनीब फारूक ने तमाम जितने भी एमएफ थे उनको भी बरहना कर दिया, उसके साथ साथ जितनी सरकारी हजनें थी उनको भी एक्सपोज कर दिया और जितने लौंडे लपाड़े थे उन सबको भी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, याद कीजिए, हर इतवार वाले दिन माइक्रोफोन लेकर आसमा शराजी इतवार बाजार पहुंच जाती थी और महंगाई का मसनूई बयानिया बनाती थी। अब महंगाई का मसनूई बयानिया क्यों कह रहा हूं, क्या महंगाई हमारे जमाने में नहीं हुई थी? हुई थी। महंगाई तो तकरीबन हर जमाने में होती है, मतलब अमेरिका हो या कोई भी दुनिया का मुल्क हो, महंगाई तो हर जगह हर वक्त होती है। लेकिन देखना यह होता है कि महंगाई जो है वो किसी आम दिनों के मुकाबले में या आम सालों के मुकाबले में, आम दौर के मुकाबले में क्या बहुत ज्यादा हुई है या कम हुई है, या उसमें कोई वजह शामिल है। जैसे कोविड में पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई हुई, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। लेकिन इमरान खान की हुकूमत आते ही ऐसी कोई महंगाई नहीं थी, बल्कि कम महंगाई थी कंपैरेटिवली जो नवाज शरीफ के पिछले दौर में या उससे पिछले दौर में थी। आज जो महंगाई है उसको तो छोड़ ही दें, उसको तो अल्लाह की सुपुर्द कर दें। मैं वैसे अमूमी तौर पर बता रहा हूं, आपको याद करना पड़ेगा कि लौंडा लपाड़ा जी एक एक डॉलर के ऊपर बिल्कुल ऐसे जैसे छोटे बच्चे रोने लगते हैं एड़ियां जमीन पर रगड़कर, हर रोज वो पेट्रोल की कीमतों के ऊपर, पेट्रोल की कीमतें तो 15 दिन बाद बढ़ती और कम होती थी, उनका ट्वीट तकरीबन हर रोज आता था। और ₹1 पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती थी तो वो कहते थे कि बस तूफान आ गया। आज ₹300 लीटर पाकिस्तानी पेट्रोल खरीद रहे हैं और आज इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत जो है वो उस वक्त से आधी है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इस वक्त कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में, वो उससे आधी है जिस कीमत के ऊपर इमरान खान ले रहे थे, और पाकिस्तान में कीमत दुगनी है जिस पर इमरान खान दे रहे थे। ये जरा गौर कीजिए, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में $125 फी बैरल तक या $123 फी बैरल तक तेल की कीमत थी और पाकिस्तान में ₹150 लीटर थी। और आज पाकिस्तान में $300 लीटर है और इंटरनेशनल मार्केट में $70, और अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये $70 से भी नीचे आ जाएगी। लेकिन लौंडा लपाड़ा जी हमें रोज बताते थे। आज मुन्ने मुनीब ने वो इकबाले और इतराफे जुर्म किया है जिसके बाद उन्होंने किसी सहाफी के पल्ले, जो उन वाले सहाफियों की बात मैं कर रहा हूं जो पड़ गए थे और ये सब कुछ कर रहे थे। अच्छा, आपको याद होगा कि इससे पहले ख्वाजा आसिफ इस चीज में पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स को पहले ही उनके तमाम कारनामे अयां कर चुके थे जब उन्होंने इकबाले जुर्म किया था। वो क्या इकबाले जुर्म था? जब एक्सटेंशन पर उन्होंने वोट दिया था जनरल बाजवा को, तो वो इकबाले जुर्म क्या था ये जरा सुनिएगा। पहले लौंडा लपाड़ा जी के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। आपने गौर करना है कि लौंडा लपाड़ा जी भी ये नहीं सवाल पूछ रहे कि आप उनके साथ मिल चुके थे, आपकी उनके साथ डील हो गई थी, ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहे। वो इस इंटरव्यू के अंदर अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि सॉफ्टनेस आ गई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई मसाज वगैरह कर रहे हैं जिससे सॉफ्टनेस की बात कर रहे हैं लौंडा लपाड़ा जी। वैसे करते तो मसाज ही हैं, उनका मसाज पार्लर ही है, उनकी सहाफत की दुकान नहीं है, बल्कि लौंडा लपाड़ा जी का मसाज पार्लर ही है। पुराने ज़माने में मालशिए जो थे वो बोतलें जो थे तेल की वो लेकर जो भाटी गेट और उन इलाकों के अंदर छिनकाते फिरते थे कि हमसे मालिश करवा लो। अब ये ज़रा नया ज़माना आ गया है, इसके अंदर स्टूडियो के अंदर बैठकर आप पेश करते हैं कि हमसे मालिश करवा लो। तो बहरहाल है तो मसाज पार्लर ही, लेकिन उनकी और ख्वाजा आसिफ की क्या बात हुई ये पहले ज़रा सुनिए। आपकी स्टेटमेंट, आपने कहा कि जी हमें 2-3 दफा ये कहा गया कि आयो, हम अब तंग आ चुके हैं इससे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा था। अप्रैल 2019 से दे जुगो, यानी कि साल भी अभी नहीं हुआ। और उसके बाद दूसरी दफा जो है मार्च 2021। तो आप लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा था।
ठीक है, सॉफ्ट यहाँ पे कॉर्नर गलतियां हो रही डेवलप थी। नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप मैं इसको थोड़ा सा रीडिफाइन कर दूंगा। आपने जी। जो बात की है उसने जो है एट ए वेरी अर्ली स्टेज जो है इनको डिसअपॉइंट कर दिया था। और उसमें मेन वजह जिस तरह उन्होंने कहा था कि आप पहले पंजाब ले लें जून में, क्योंकि अप्रैल में ये बात हुई थी, और दिसंबर में आप फेडरल गवर्नमेंट ले लें। तो द मोस्ट ईयर कौन सा? 19 में 19, ठीक। और उसमें जो है वो देयर एक्सट्रीम डिस्प्लेयर विद द देन पंजाब गवर्नमेंट जो था वो मोटिवेट कर रहा था। अप्रोच आपने किया था, उन्होंने किया था? जी, उन्होंने किया था। अच्छा। और ये वो दिन है जब हमने एक्सटेंशन का उनको वोट दिया था। सुन लिया आपने। ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि महज इमरान खान की हुकूमत आने के 8-9 महीने के अंदर ही उन्हें यह ऑफर दे दी गई थी। इसका मतलब यह है कि मुन्ना मुनीब जो कह रहा है कि हमें पहले साल के अंदर अंदर ही, मतलब इससे भी पहले मुन्ना मुनीब को यह कह दिया गया था कि पै जाओ। अच्छा, फिर आखिर पर आपको यह भी बताएंगे, कोशिश करेंगे कि यह भी आपको जवाब देने की कोशिश करें कि फिर इमरान खान को बर्दाश्त क्यों किया गया। मतलब उनको जब वो हुकूमत में आ रहे थे तो उनको रोका क्यों नहीं गया हुकूमत में आने से, ये जर्नल्स ने क्यों किया, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जरा इस मामले को सॉल्व कर लें। तो अब आप याद कीजिए कि एक तरफ ख्वाजा आसिफ, जिनका ये इंटरव्यू मैंने आपको सुनवाया, वो कह रहे हैं कि अप्रैल के महीने में ही हमें जनरल बाजवा ने यह कह दिया था, अप्रैल 2019 की बात हो रही है, कि आपको पहले पंजाब की हुकूमत देते हैं, फिर आपको मरकजी हुकूमत दे देंगे, आप ले लें। और ये अप्रैल में ऑफर कर दी गई, तो इस पर काम कब से शुरू हो गया होगा ये खुद ही सोच लीजिए। मुन्ना मुनीब भी आज कंफर्म कर रहा है कि हमें कहा गया था कि ये बड़े नालायक हैं, इनको पड़ जाओ, हम पर बदनामी नहीं आनी चाहिए, मतलब इन्हें बदनाम कर दो। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं, पाकिस्तानी मिलिट्री जर्नल्स की जो टेक्स्ट बुक है उसमें किसी भी सियासतदान को पहले नालायक साबित किया जाता है, उसके बाद उसे कंप्रोमाइज साबित किया जाता है। पहले नालायक और नकम्मा, फिर वो कंप्रोमाइज्ड होता है, फिर वो करप्ट होता है, ये भी साबित किया जाता है। फिर उसके बाद वो बैरूनी एजेंसियों का कोई ना कोई आलाकार, रॉ का, ये फातिमा जना को भी ना छोड़ा गया, किसी को ना छोड़ा गया, वो रॉ का, CIA का एजेंट होता है। फिर उसके बाद उसके जो मजहबी मामलात होते हैं वो खराब होते हैं, उसके ऊपर अटैक किया जाता है। फिर उसके जो जिनसी मामलात हैं उन पर अटैक किया जाता है, उसके अफेयर्स, उसके रिलेशनशिप्स, उसकी शादी इमरान खान के साथ तो तमाम हदूद क्रॉस कर दी जर्नल्स ने। इद्दत और निकाह के घटिया केसेस बनाकर आपको बताया कि ये अंदर से किस कदर गंदे हैं और गलीज हैं। उसके बाद आखिर पर उसके मजहबी मामलात के ऊपर भी अटैक किया जाता है कि उसका इस्लाम के बारे में मामला भी ठीक नहीं है। उसकी आखिरी हदूद, एक तो इद्दत और निकाह का केस आपने देखा, और दूसरा भुट्टो साहब को फांसी देने के बाद कैमरा लेकर गए कि उनकी वीडियो बनाएं कि उनके खतने हुए हैं या नहीं, ताकि अगर उनके खतने ना हुए होते अकॉर्डिंग टू देयर इमेजिनेशन, पता नहीं वहां पर इतना फोकस इनका क्यों है। वो कहते हैं कि उनकी वीडियो इसलिए बनानी थी कि साबित किया जा सके कि उनके खतने नहीं हुए थे। तो इसका मतलब उस वक्त के हाजी ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो ये चाहते थे कि ये साबित कर दें कि जुल्फकार अली भुट्टो तो अच्छे मुसलमान थे ही नहीं, शराब पीने के उन पर इल्जामात तो पहले लगा दिए गए थे, या वो पीते भी थे अगर, तो ये बताने के लिए कि वो तो कोई बड़े अच्छे मजहबी आदमी नहीं है, इसलिए उनका हुक्मरानी के साथ तो दूर दूर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हम सारे हाजी साहब हैं, हमने कभी शराब नहीं पी, हमने कोई बुरा काम नहीं किया, इसलिए हुकूमत हमारे पास ही होनी चाहिए। बार वापस आते हैं। अब ये जो मुनीब फारूक साहब ने इकबाल जुर्म किया, और इससे पहले जो ख्वाजा आसिफ ने इकबाल जुर्म किया, इकबाल जुर्म था या साजिश में शमूलियत थी ख्वाजा आसिफ की, जो उन्होंने कहा कि अप्रैल के महीने में ही हमें बुलाकर ये सब कुछ कह दिया गया था। इससे मुझे 2 वाकयात याद आ रहे हैं। एक वाकया तो हमारी हुकूमत तकरीबन दरमियान में पहुंची थी, मैं अपनी डायरी में देखूंगा कि एग्जैक्टली वो कौन सा दिन था, लेकिन तकरीबन दरमियान में पहुंची थी कि एक शाम को प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तब कोविड आ चुका था, प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग के अंदर कोई शाम के 7, साढ़े 7 बजे की मीटिंग थी। अमूमी तौर पर इतनी लेट ऐसी मीटिंग नहीं होती थी जिसका किसी को पता ना हो कि वो किस चीज़ की मीटिंग है। मुझे भी मेरे ऑफिस में बताया गया कि मीटिंग है, फौरन पहुंचिए, तो पहले से वो प्लान्ड या स्केड्यूल्ड मीटिंग नहीं थी। जब मैं उस मीटिंग में पहुंचा तो उस मीटिंग के अंदर पहले से 5-6 लोग और बैठे हुए थे, या 8 लोग बैठे हुए थे। आप उसे इमरान खान साहब की किचन कैबिनेट कह लीजिए। जो मोस्ट सीनियर लोग थे वो उस कमरे में बराजमान थे। शाह महमूद कुरैशी साहब थे, परवेज खटक थे, असद उमर थे, शीरीं मजारी थी, मुराद सईद थे,
उसके साथ साथ और मैं कुछ अकाबरीन के एक दो के नाम भूल रहा हूँ, फवाद चौधरी थे, बहुत ही चीदा चीदा कोई 8-10 लोग जो थे वो थे। मैं उससे पहले कोई और काम कर रहा था, पैगाम तो मेरे लिए भी पहले का आया था, लेकिन उस काम को खत्म करके जब मैं कमरे के अंदर पहुंचा तो ये दोस्त वहां पहुंच चुके थे। मैं जैसे ही इंटर हुआ तो परवेज खटक साहब ने कहा कि इसको पता होगा किस चीज के लिए मीटिंग है। तो शाह साहब ने मुझे पूछा कि किस चीज की मीटिंग आप लोगों ने बुलवाई है इस वक्त। तो मैंने कहा कि मुझे भी मालूम नहीं है, मुझे भी अभी ये बताया गया थोड़ी देर पहले कि मीटिंग होनी है, तो मैं कुछ कर रहा था इसलिए थोड़ा लेट हो गया हूं, तो मैं पहुंचा हूं। तो उस पर परवेज खटक साहब ने कहा कि ये बता नहीं रहा, ये खचरा है, ये बता नहीं रहा, ये चाहता है कि वज़ीर आज़म आकर खुद ही बताएं, पता इसे सारा है कि ये मीटिंग किस चीज़ की है। अच्छा, उस दिन वो कोई इत्तेफाक की बात है, अमूमी तौर पर मुझे पता होता था, लेकिन उस दिन मुझे उस मीटिंग का नहीं पता था कि ये अचानक से क्यों बुलाई गई है। बहरहाल थोड़ी देर के बाद मैं भी बैठ गया। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला, प्राइम मिनिस्टर साहब आए। प्राइम मिनिस्टर साहब के पीछे एक तरफ जनरल बाजवा चल रहे थे और दूसरी तरफ जनरल फैज़ जो उस वक्त के DG ISI थे वो चल रहे थे। दोनों आ गए, बैठ गए। अब जनरल बाजवा जो हैं वो एक कुर्सी उनके लिए खाली लगा दी गई, इमरान खान साहब बैठे थे, उसके बाद जनरल बाजवा हाजरीन के साथ, उनके बराबर पे नहीं बल्कि हाजरीन के साथ जनरल बाजवा बैठ गए, और उसके आगे फिर परवेज खटक और दूसरी तरफ पहली कुर्सी के ऊपर शाह महमूद कुरैशी और इसी तरह जनरल फैज़ बैठ गए और फिर ये मीटिंग शुरू हो गई। अब किसी को नहीं पता था ये मीटिंग किस चीज़ की है। तो इमरान खान साहब बहुत ही बेबाक तरीके से बात करते थे, अर्दली तो थे नहीं वो जनरल साहब वगैरह जनाब इकबाल बुलंद करने वाली बातें तो थी नहीं। उन्होंने कहा कि आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने ये मीटिंग क्यों बुलाई है। आप सब रोज़ आकर मुझे कहते हैं कि फौजी जनरल्स हमारे खिलाफ साजिश करते हैं और हमारी हुकूमत गिराना चाहते हैं, और आप सब ये भी कहते हैं कि बाहर ये बात आम कर दी गई है कि हमें मिलिट्री जनरल्स लेकर आए हैं। और ये बात मैंने पहले कभी पूरी तफसील में नहीं बताई, आज आपको बता रहा हूँ। पहले हल्की फुल्की बताई है मैंने वाकया, लेकिन आज पूरी तफसील से आपको बताता हूँ कि आप सब ये भी आके मुझसे सवाल करते हैं कि बाहर मीडिया में हमारे खिलाफ ये महाज बनाया जा रहा है कि हमारी हुकूमत मिलिट्री जनरल्स लेकर आए और अब वो हुकूमत गिरा रहे हैं। तो क्योंकि आप भी सवाल करते हैं, मुझे बहुत सारे जर्नलिस्ट भी ये सवाल करते हैं, और जब आप लोग सवाल करते हैं और मैं कोई भी जवाब देता हूं तो मैं देखता हूं आपके चेहरों पर कि आप मुतमईन नहीं होते उस तरह से, क्योंकि बाहर जो फजा बना दी गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्टली बैठ के खुल के एक दूसरे के साथ बात हो जाए। अच्छा, उससे पता यह चलता था कि जनरल बाजवा साहब को भी पहले नहीं पता था कि ये मीटिंग होनी है। उन्हें भी प्राइम मिनिस्टर ने वैसे ही मिलने के लिए बुलाया था और लाकर फिर वहां बैठा दिया था, क्योंकि जनरल बाजवा साहब के चेहरे के तासुरात भी फौरन से बदल गए जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जो जो सवालात आप लोगों के अंदर हैं वो खुल के पूछें। एक लफ्ज ये था कि कोई पर्देदारी नहीं है इस मीटिंग के अंदर, खुल के बात करें। मैं किसी को किसी सवाल और किसी जवाब पर जज नहीं करूंगा। जूनियर से सीनियर तरीन, सबसे जूनियर तो मैं ही बैठा हुआ था, मैं यही कह सकता हूं तजर्बे के लिहाज से, जिस तरह से भी आपने कहना। तो जूनियर से सीनियर तरीन शख्स को कोई कदगन नहीं है कि उसने क्या सवाल करना है। खुल के सवाल कीजिए जिसने भी सवाल करना है, और ये जो सवालात आप रोज मेरे से करते हैं कि साजिशें हो रही हैं, ये यहां खुल के बात करें। सवालात शुरू हो गए, किसी ने कोई सवाल किया तो किसी ने कोई। पहला एक सीधा सवाल, उसका जवाब बता देते हैं कि जी बाहर माहौल बना दिया गया है कि हमें जनरल्स लाए हैं, हम इलेक्शन जीत कर नहीं आए। उस पर जनरल बाजवा बोले, और ये मैं बिल्कुल, आपको पता है कि मैं कसमें नहीं खाता इसलिए मैं कसम नहीं खाऊंगा, लेकिन अपने पूरे ऑनर के साथ बता रहा हूं, ये तमाम लोग जिंदा है, अल्लाह इन सबको जिंदगियां भी दे, ये तमाम लोग आपको बता सकते हैं जो उस मीटिंग में मौजूद थे। मैंने नाम भी ले दिए, एक दो नाम भूल गया हूंगा, बाकी मैंने नाम ले दिए। जनरल बाजवा ने शुरू यहां से किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कसम खाई उन्होंने कलमा पढ़ के, और कहा कि ये बकवास करते हैं, हम किसी को ऐसी बात नहीं कहते। और फिर अगली उन्होंने कसम खा के कहा कि आप लोग इलेक्शन जीत के आए हैं, हमने आपके इलेक्शन के अंदर कोई ऐसे आपको वोट नहीं पड़वा दिए कि आपको इलेक्शन हमने जितवाया है। ये कसम खाकर उन्होंने उस मीटिंग में बयान दिया। उन्होंने पहले कलमे की कसम पढ़ी, उसके बाद दूसरी कसमें खा के ये कहा कि आप अपने वोटों से जीत के आए हैं, हमने इसमें कुछ नहीं किया। हालांकि किया तो था, हमारी 15-20 सीटें चोरी की थी उन्होंने, कम की थी। उन्होंने पहले ये कसम खाई, उसके बाद ये बात भी हुई कि मीडिया के अंदर ही, उस पर भी उन्होंने कसम खाकर ये कहा, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि फिर अल्लाह की कसम खाकर उन्होंने कहा, कसमें बहुत खाते थे बाजवा साहब, अल्लाह की कसम खाकर उन्होंने ये कहा कि हमने ये बात कभी किसी को नहीं कही, हम ये महाज आपके बारे में नहीं बना रहे।
अच्छा, उस वक्त तक मुल्क के चोटी के कई बिजनेसमैन भी इमरान खान को आकर यह बता चुके थे कि फौजी जर्नल्स आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, और हमें लग रहा है जो मीडिया के जर्नलिस्ट आपके बहुत करीब हैं, वो जर्नलिस्ट जो हैं वो आपके खिलाफ शुरू हो गए हैं, तो ये उधर से ही जरूर मामला सारा किया जा रहा है। खैर, इमरान खान साहब खामोश रहे, हम लोग सवालात करते रहे। जनरल बाजवा साहब तकरीबन हर बात का कसम खा के जवाब देते रहे, तकरीबन डिफेंसिव थे। नजर आ रहा था चेहरे पर पशेमानी, नजर आ रहा था चेहरे के ऊपर अपना जो इकबाल जुर्म होता है, लेकिन मान नहीं रहे थे और कसम और कुरान उठाकर अपनी बात को, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सब लोग बैठे हुए थे, कोई एक जुटला दे इस मीटिंग की जो प्रोसीडिंग मैं आपको बता रहा हूं, उसमें खुल के बातें हुई कि आपने सहाफियों को यह कहा या नहीं कहा। उन्होंने कसम उठाकर कहा कि नहीं। लेकिन आज मुन्ना मुनीब ये साबित कर रहा है कि छोटा हाजी हो या बड़ा हो, ये कलमे की कसम भी झूठी उठाना मसला कोई नहीं है, कुरान की कसम भी झूठी उठाना कोई मसला नहीं है, और वहां पर यह सब कुछ किया गया। तो ये तो एक मीटिंग आपको बता दूं। दूसरी मीटिंग में और आपको बताता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा। मैं पंजाब के एक गांव में टाट स्कूल पर पढ़ा, वहां से निकल के बहुत मेहनत करके अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी, सिर्फ अमेरिका की यूनिवर्सिटी नहीं, अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका की 20 तगड़ी तरीन यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी है। आप सबने उसका नाम इतना ज्यादा पाकिस्तान में इसलिए नहीं सुन रखा होता, थोड़ा सा जो लोग तो समझते हैं उनको समझ है, जिनको नहीं समझ उनको बता दूं कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया है, स्टैनफोर्ड है, ये बहुत आला यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन ये अमीरों की यूनिवर्सिटीज हैं, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, और इनका साइज ऐसा ही है जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता था उसका और इनका, कि जैसे आप कंपेयर करें माल्टे को और तरबूज को। जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता था वो साइज के एतबार से तरबूज था, और ये जितनी यूनिवर्सिटीज बड़ी बड़ी अमेरिकी यूनिवर्सिटीज की आपको नाम पता है, ये सारी माल्टे के साइज की या उससे भी छोटे साइज की, तरबूज से अगर आप कंपेयर करें तो। वजह क्या है? वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, शुरू से अशराफिया की यूनिवर्सिटीज हैं, ये सरकारी यूनिवर्सिटी थी, लेकिन ये उन्हीं के हमपल्ला यूनिवर्सिटियां जिनको समझा जाता है, ये 3-4 यूनिवर्सिटीज जो सरकारी हैं अमेरिका की, लेकिन उन्हीं यूनिवर्सिटीज के हमपल्ला समझी जाती हैं। उनमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, जिससे शायद जुल्फकार अली भुट्टो भी पढ़े थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन, और एक आध और यूनिवर्सिटी। ये जो 4-5 यूनिवर्सिटीज हैं ये सरकारी हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं और हम पल्ला है। बताने की सारी बात यह है कि ये सारा सफर करके वहां तक पहुंचा, और उसके बाद जब इमरान खान साहब ने जिस काम पे लगाया तो मेरा अक्सर इमेज क्या बना, बड़ी बदतमीजी करता है, बहुत सख्त बोलता है, और इनको जरा बदजुबानी कम करनी चाहिए। शहबाज गिल साहब, वैसे तो आप मुझे बड़े पसंद हैं, लेकिन आप जुबान बड़ी सख्त इस्तेमाल करते हैं। इसका जवाब मैं इमरान खान साहब से, जो मेरी आखिरी मुलाकात हुई अमेरिका आने से पहले, 2-3 दिन पहले उनके घर पर, वो कुछ 2 घंटे लंबी मेरी मीटिंग थी रात के वक्त उनके साथ। रमज़ान था तो रात के वक्त हम मिल रहे थे, गालिबन रात 12 बजे, 12:30 बजे से लेके कोई 2 बजे तक रात के, या शायद उससे भी लेट तक मुझे। तो उस मीटिंग के अंदर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे उस वक्त जितने भी बिकने वाले लोग थे उनका उन्हें मालूम हो चुका था। एक बात उनसे मैंने और की, वो बात ये थी कि उन्होंने मुझसे पूछा कि उन्हें जाहिर है पता था कि अब मैं मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे रिफ्लेक्ट करते हो, अभी का टाइम तो मुश्किल चल रहा है, गवर्नमेंट के वक्त को कैसे रिफ्लेक्ट करते हो, क्योंकि वो अपनी याददाश्तें उन्होंने मुझे कुछ बताई थी। तो मैंने उसके जवाब में उन्हें कहा कि मेरी अल्लाह से दुआ ये है कि हमारी हुकूमत कभी दोबारा वापस ना आए। ये मैंने उनके मुंह पर बैठे, हम दोनों बैठे हुए थे, मैंने कहा, तो उन्होंने बड़ा हैरान होकर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, खान साहब इस वक्त कुछ 27 केस हैं जिन्हें मैं भुगत रहा हूं, बलूचिस्तान से लेके हर जगह पर, और जाना पड़ता है रोज। आप यकीन कीजिए कि मैं रोज, जो लाहौर में कचहरी को कवर करते हुए रिपोर्टर हैं वो आपको बताएंगे, मैं हर रोज अदालत में होता था, क्योंकि 27 केसेस थे, कोई ना किसी की जमानत लगी हुई है, किसी की अबूरी जमानत लगी हुई है, किसी का कुछ लगा हुआ है। तो मैंने कहा कि जी मैं सुबह उठता हूं, 8 बजे अदालत पहुंचता हूं, 8 से लेके 12-1 बजे 2 बजे तक अदालतों में रहता हूं, उसके बाद मैं फारिग हो जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, कुछ एक्सरसाइज करता हूं, कुछ चंद दोस्तों से मिलता हूं, जिंदगी बहुत सुकून में है। तो उन्होंने गौर से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, खान साहब खुदा गवाह है, अगर मैं आपकी हुकूमत में आपके साथ काम करने का वक्त और आज के वक्त का कंपैरिजन करूं तो जिंदगी सुकून में है, ना किसी के साथ चक चक बक बक करनी पड़ती है, ना किसी की सुननी पड़ती है। तो मेरी दुआ है कि वो वक्त तो कभी ना आए, ये उससे बेहतर है, ये जिस वक्त में से गुजर रहे हैं, भले केसेस हैं, भले बुरे हालात हैं। तो ये मैंने बात क्यों कही थी? इसलिए कही थी जो आज मुन्ना मुनीब फारूक ने बताया। मैं क्योंकि स्पोक्स पर्सन की पोजीशन पर गया था। अब मेरा एक मसला है, मैं जिंदगी में जो करता हूं पूरे दिल से करता हूं, नहीं तो नहीं करता। जो काम करना है, जो कुछ करना है, पूरे दिल से करना है। अब जब मैं वहां उतरा, अब मुझे बताइए, मेरा दिल करेगा अज़मा बुखारी के साथ बैठ के प्रोग्राम करने को?
व्हाई वुड आई डू दैट? कोई भी बंदा, कोई जियो शऊर इंसान बैठ के उनके साथ प्रोग्राम करेगा? राणा सनाउल्लाह साहब के लेवल पर कोई बंदा जाएगा जिन्होंने 1991-92 में मरियम साहबा, कैप्टन सफदर और मरियम साहबा की मरहुमा वालदा के बारे में वो बातें की जो आज भी कोई नहीं कर सकता? आप इस लेवल पर जब जाकर आपने लोगों से मुकाबला करना और आप नए हों बिल्कुल सियासत में, आपको यह भी ना पता हो कि कहां पर मकारी करनी है, कहां पर सख्त बात करनी है, कहां पर नर्म बात करनी है, सख्त बात करते हुए साथ लाह का क्या लगाना है, नर्म बात करते हुए किस तरीके से मुनाफकत करनी है, वो भी आपको ना पता हो, आप बिल्कुल सीधे आउट ऑफ द बोट वहां पहुंच जाए, तो जाहिर है ये जो जनरल बाजवा ने आज बताया है, मुन्ने मुनीब ने खुद, मतलब सभी को ही नंगा कर दिया ना, कुछ छोड़ा तो नहीं है उन्होंने। शाहजेब खानजादा, अंसार अब्बासी, आसमा शराजी, गरीदा फारूकी, अबसार आलम, सलीम साफी, लौंडा लपाड़ा जी, मंसूर अली खान, जावेद चौधरी और भी बेशुमार, वो एक शाहजेब आदिल शाहजेब, कोई एक थोड़ी है, और भी बेशुमार नाम है, कईयों के मैं नाम नहीं ले रहा, चलें छोड़ देते हैं। ये सारे जो हमें पड़ गए थे, मतलब ARY पे भी 3-4 लोग थे, वो भी पड़े रहते थे, कुछ 2-3 थे जो नहीं थे, लेकिन 3-4 ऐसे थे जो पड़े रहते थे 24 घंटे हर चैनल पर, हमें पड़ गए थे। ऐसे ही आप कमरे से बाहर निकले हो, 5-7 लोग आपको मारना शुरू कर दें इकट्ठे आके, तो उस टाइम आप कितने फोकस और कंपोजर के साथ उनका मुकाबला करेंगे? और मीडिया के, अच्छा जो लोग पुराने घाघ थे हमारी मीडिया की टीम के अंदर, पहले से सियासतदान थे, वो रात को इनको मिल भी लेते थे। मुझे अभी भी याद है, नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट, उनकी बेगम भी बड़ी जर्नलिस्ट हैं, वो भी उन्होंने एक दफा खाने पर बुलाया। जब मैं वहां गया तो हमारी भी मीडिया टीम के लोग थे 2-3, और दूसरी तरफ से मरियम औरंगजेब और दूसरे लोग भी आए हुए थे। तो मैं थोड़ी देर के बाद वहां से उठ के आ गया, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि मुनाफकत है कि मैं इन लोगों को करप्ट कहूं यहां टेलीविजन पर बैठकर या आपके सामने, और वहां टेबल पर ही हा करके खाने खाऊं और इन्हें अपना दोस्त गर्दानूं। लेकिन जो हमारे दूसरे दोस्त थे वो समझते थे कि सियासत में दोस्ती रखनी चाहिए, मतलब अगर आप एक दूसरे को टीवी पे बुरा भी कहते हैं तो बैकएंड पे आपकी दोस्तियां हो सकती, कोई बुरी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत समझते थे, ये आपको पता होगा कौन गलत होगा, लेकिन मेरे में ही कैपेसिटी नहीं थी। मैं 10, जाहिर है उसके बाद मेरी ऐसी जगहों पर जगह कहां बनेगी, मैं ऐसे सिस्टम का हिस्सा कैसे बन सकूंगा, तो मैं वहां से उठ के आ गया। तो वापस आते हैं, तो जो ख्वाजा आसिफ ने कहा, जो आज मुनीब फारूक ने कहा, वो मैं आपको ये वाजे तौर पर बताना चाहता हूं कि पहले दिन से हुकूमत के ऊपर यलगार थी। इमरान खान को एक दिन भी हुकूमत जो है वो चैन के साथ, मीन के वो फोकस करते पाकिस्तान, आप में से भी कई कहते हैं ना वो बुजदार को लगा दिया, वो फलां कर दिया। बुजदार साहब का मैं भी नाकद था, मैं भी कभी उनके हक में नहीं था, लेकिन अब जो कुछ सामने आ रहा है उससे आप अंदाजा लगाइए कि मेरे ख्याल में तो फिर बुजदार साहब को इमरान खान साहब ने एक सेफ्टी वॉल के तौर पर ही लगाया था कि चलो मेरे कंट्रोल में तो रहेगा ना, क्योंकि कोई और लग जाता जिनको ला रहे थे बाजवा साहब, तो सोचिए इमरान खान हुकूमत में होते और पंजाब का चीफ मिनिस्टर वहां से उनकी छुट्टी करवा देता, मतलब ऐसे हालात बना देते जनरल बाजवा, जो इनको कह दिया कि पै जाओ, तो जब उनके हाथ का वज़ीर आला आ जाता तो इमरान खान लाहौर जा भी ना पाते। अहकामात कोई देने, लाहौर के अंदर किसी फाइल को रोकने, किसी ठेके को रोकने, किसी करप्शन को रोकने का काम तो उनके पास ना होता, वो वहां जा भी ना सकते, जाते तो वज़ीर आला मिलने से इनकार कर देता, फिर क्या करते वो। तो इसलिए ये बहस किसी और वक्त के लिए। लेकिन आज मुन्ने मुनीब ने एक दफा, हमें तो पता था सब कुछ, लेकिन आप सबके सामने उस हकीकत को बिल्कुल अयां करके रख दिया है, बिल्कुल अयां करके, कि ये सब कुछ उस वक्त क्या हो रहा था, किस तरीके से पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स इमरान खान के आते ही उनके पीछे पड़ गए थे और चाहते थे कि गवर्नमेंट गिरा दी जाए। और ख्वाजा आसिफ ये मान चुके, आपको सुनवा दिया कि हमें अप्रैल में ही कह दिया था कि हुकूमत आप ले लें, और अब ये तमाम लौंडे लपाड़े, ये तमाम सरकारी हाजने, ये तमाम MF जितने हैं, ये सारे आपको टेलीविजन पर आकर बता रहे हैं कि हमें कह दिया गया था। तो एक तो इनकी आप देखिए कि कितनी बेशर्मी है कि अपने मुंह से मान रहे हैं कि हम रेंटेड थे, हम बिल्कुल किराए के टाउट थे, हमें कहा गया पढ़ जाओ तो हम पढ़ गए। ये बात इन्होंने तब नहीं बताई, ये मुझे मिलता था। मुन्ना मुनीब बेचारा बड़ा उस वक्त तो बड़ी मालिश करता था, बड़ी कोशिश करता था बेचारा। ये अलग बात है, मेरी एक बचपन से प्रॉब्लम है, कोई मेरी मालिश करे, मेरे मुंह पर मेरी तारीफ करे, मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूं। आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे मिले हुए हैं उनको इस बात का अंदाजा होगा, वो तारीफ की बात शुरू करें, मैं बात दूसरी तरफ शुरू कर देता हूं कि तारीफ क्योंकि जो आपके मुंह पर होती है ना, वो तारीफ नहीं होती। वापस आते हैं इस बात पे कि आज इससे आपको अंदाजा हुआ कि ये सारे के सारे टाउट उस वक्त क्या कर रहे थे, किस तरीके से $1 का ट्वीट ये लौंडा लपाड़ा जी किया करते थे पेट्रोल के ऊपर। आज पेट्रोल आपको बताया आधी कीमत पर है, इंटरनेशनल मार्केट में यहां दुगनी कीमत पर है, ये खामोश है। चलते चलते आपको क्विकली ये बता दूं, आपके ज़हन में आ रहा होगा फिर इमरान खान का रास्ता क्यों नहीं रोका गया। तो पहले इस सवाल का तो चंद दिन पहले मैंने जवाब दे दिया था आपको तफसील से कि इमरान खान साहब आए कैसे थे।
2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी ने इतनी करप्शन कर दी कि उनका तो अपना नाम, वो तो खुद भी हुकूमत नहीं लेना चाहते थे, वो इतने बदनाम हो गए थे। कई दफा पाकिस्तान में, पंजाब में, दूसरी जगहों पर ब्यूरोक्रेट ज्यादा करप्शन जब कर लेते हैं ना तो खुद खुडे लाइन पोस्टिंग लेते हैं, क्योंकि उन्हें होता है कि अब उस पैसे को हजम कर लूं, पकड़ा ना जाऊं। तो दबा के जब पैसा सीजन लगा लेते हैं ना, उसके बाद वो कहते हैं जी मुझे वो एसटी बना दें, खुडे लाइन लगा दें, तो आगे फिर वो लटका के मुंह फिरते हैं जी मैं तो मारा गया मेरे। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल से, वो तो उस वक्त मजबूर भी थे, मुशर्रफ के बाद वीक भी हुए थे, तो जरदारी साहब ने करप्शन बहुत कर ली थी, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि दोबारा से वो आए। ना जर्नल्स बर्दाश्त कर सकते थे, ना अवाम कर सकती थी, ना जरदारी साहब खुद कर सकते थे। नवाज शरीफ को लाए तो उनके साथ फड्डे बन गए। 11 में नवाज शरीफ को लाने से पहले ही इमरान खान के बड़े बड़े जलसे होना शुरू हो चुके थे और वो पॉपुलर हो चुके थे। वो वाहिद एक कौम के पास चॉइस रह गए थे, जीतना उन्होंने ही था। हां, जर्नल्स ने बीच में अपने बहुत सारे लोग शामिल कर दिए और ये हवा बना दी कि हम इन्हें ला रहे हैं। अब ये ला क्यों रहे थे? क्योंकि ख्वाजा आसिफ भी न्यूयॉर्क में जाके ये बताता था और जर्नल्स भी ये बताते थे कि इमरान खान इस्लामिस्ट है, सेडिस्ट है, उसको लाए तो आपकी तबाही कर देंगे। क्योंकि अमेरिका वगैरह से इन्हें वो डील नहीं मिल रही थी जो चाहिए थी, दोबारा पॉलिश करने का मौका हम मांग रहे थे, हमें वो मिल नहीं रहा था अमेरिका में। तो इसलिए कोई ऐसा बंदा अगर आ जाए थोड़ी देर के लिए जिससे उनको डर आ जाए और वो फिर हमें अपनी ताबेदारी में ले लें, तो ये मामला भी अच्छा होगा। ऐसे ही साथ ही जरदारी और नवाज शरीफ भी आंखें निकालना शुरू हो गए थे। कोई ईंट से ईंट बजा रहा था, तो कोई जो है वो नवाज शरीफ साहब भी, जाहिर है उन्होंने भी एक्सपेंशन करने की कोशिश की थी, डॉन लीक्स और सब कुछ आपको याद होगा। तो उनको भी डराने के लिए कि गब्बर आ जाएगा, आप लोगों ने हमारे साथ मिलकर ना खेला तो गब्बर आ जाएगा। पूरी गंदी अशराफिया जो थी वो एक डराने के लिए थी। तो इमरान खान का रास्ता इसलिए नहीं रोका गया था कि इमरान खान से डराना मकसूद था। और आखिरी दिन आरटीएस बिठाकर उनकी 20-25 सीटें इसलिए छीनी गई कि उनकी हुकूमत गिरानी थी, जो ख्वाजा आसिफ ने भी बता दिया, इन टाउट्स ने भी बता दिया। आज इमरान खान की एक जाली झूठी तस्वीर भी वायरल की गई, उस पर भी बात करेंगे। कश्मीर के मामलात पर भी पीटीआई और पीएम जमात इस्लामी मिली है, सब बातों पे बात करनी थी, खबरें थी सारी, मौका नहीं मिल सका, लेकिन ये ज़रूरी था कि मैं तफसील से आपसे इस पर बात करता। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।